ओडिसी डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन। ये एक पूरी कहानी नहीं है, ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ी कहानी है और आप उसका सेकंड हाफ देख रहे हैं, यानी इंटरवल के बाद की कहानी। मतलब आपने फर्स्ट हाफ देखा ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि ओडिसियस समुद्र में क्यों भटक रहा है, वो अपने घर जा क्यों नहीं पा रहा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी पूरी कहानी इन शॉर्ट। बस आपको इतना समझा दूंगा कि आपको इसका पूरा प्लॉट, इसकी पूरी कहानी समझ आ जाए और आपको ये समझ आए कि यहाँ चल क्या रहा है। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ भगवान आसमान में बैठी कोई दूर की चीज़ नहीं है। वो आपके बहुत ही रिएक्टिव और गुस्से वाली पड़ोसी हैं जो आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं। इस दुनिया का एक ही सबसे बड़ा कानून है और वो है जीनिया, यानी हॉस्पिटैलिटी। अगर आपने किसी भटकते हुए मुसाफिर को सहारा देने से मना कर दिया तो ये कोई छोटी मोटी बदतमीजी नहीं है, ये सीधा भगवान के खिलाफ एक बड़ा क्राइम बन जाता है। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि मैट डेमन का कैरेक्टर ओडिसियस समुद्र के तूफान में 10 साल तक क्यों भटकता रहा, तो पहले हमें उस तबाही के बारे में बात करनी होगी जो उसने धरती पर मचाई थी। Because before he was a wanderer, he was a warlord. Cursed by a god, he was a man who burned an entire empire to the ground. इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक अजीब से टॉक्सिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट से। हाँ, फसाद की देवी एरिस। एरिस ने 3 देवियों के बीच एक सोने का सेव फेंक दिया और उस पे लिखा हुआ था टू द फेयरेस्ट, सबसे खूबसूरत के नाम। अब तीनों देवियां आपस में लड़ पड़ीं और फैसले के लिए उन्होंने चुना एक मॉर्टल इंसान को, ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को। पेरिस को रिश्वत दी गई और उसने खूबसूरती का खिताब एफ्रोडाइटी को दे दिया, क्योंकि एफ्रोडाइटी ने उससे एक वादा किया था कि उसको मिलेगा द लव ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन द अर्थ। और वो औरत थी हेलन, द क्वीन ऑफ एस्पार्टा। पेरिस ने हेलन को अबडक्ट यानी अगवा कर लिया और उसको ट्रॉय लेकर भाग गया। बस इसी एक चिंगारी ने पूरे ग्रीस को हिला दिया। हेलन के गुस्से में पागल पति किंग मेनेलॉस और उसका भाई एगमेम्नन ने एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी, 1000 ships tore through the Aegean Sea। अगले 9 साल तक ट्रॉय की ऊंची और मजबूत दीवारों के बाहर दोनों तरफ से लाशें गिर रही थीं। ये ताकत का एक ऐसा मुकाबला था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ग्रीस के पास उसका सबसे बड़ा वॉरियर एक्किलीज था, जो कि मैदान में मौत का दूसरा नाम था, और ट्रॉय के पास उसका सबसे सच्चा रखवाला प्रिंस हेक्टर। हालत ये थी कि भगवान भी आसमान से इस जंग को एक शतरंज की तरह खेल रहे थे। जंग के 10वें साल तक मैदान लाशों से भर चुका था। एक्किलीज ने हेक्टर को मार दिया और कुछ ही वक्त बाद खुद एक्किलीज की मौत उसकी एड़ी पर तीर लगने की वजह से हो गई। दोनों साइड के लोग थक चुके थे, टूट चुके थे और बिल्कुल लाचार थे। Foes had failed, the sword has broken, the only thing left was mind। जब ताकत काम नहीं आती तब दिमाग का खेल शुरू होता है। और यही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर ओडिसियस की, द किंग ऑफ एथेका। ओडिसियस बाकी सोल्जर्स की तरह सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानता। हिज अल्टीमेट वेपन वॉज मैटस, यानी उसकी होशियारी, चालाकी और उसकी जबान की ताकत। ओडिसियस ने समझ लिया था कि ट्रॉय को ताकत से नहीं हराया जा सकता, सिर्फ एक बड़े धोखे से जीता जा सकता है। एंड देन ही डिसाइडेड द अल्टीमेट डिसेप्शन, द ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक्स ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, अंदर से खोखला घोड़ा। उसमें अपने सबसे खतरनाक सोल्जर्स को छुपा दिया और खुद अपनी सारी शिप्स लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। एंड एटलीस्ट वो दिखाने लगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ट्रोजन्स ने ये सोचा कि ये घोड़ा भगवान को खुश करने के लिए एक पीस ऑफरिंग है। मुझे पता है आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खुशी खुशी उस घोड़े को दीवारों के अंदर खींच लिया और रात भर जश्न मनाने लगे। आधी रात को जब पूरा ट्रॉय नशे में नींद में सोया हुआ था, उस लकड़ी के घोड़े का दरवाज़ा खोला। सोल्जर्स बाहर आए और उन्होंने सिटी का गेट खोल दिया और बाहर से छुपी हुई ग्रीक की फौज अंदर घुस आई। सिर्फ एक रात में पूरी की पूरी सल्तनत को जलाकर राख कर दिया। ट्रॉय कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रीस जीत गया, लेकिन इस जीत के घमंड में ओडिसियस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। His brilliant mind birthed a monstrous ego, hubris।
वो जलती हुई दीवारों के बीच खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि वो भगवान से भी बड़ा है। ये जंग उसने अपने दिमाग से जीती है। वो भगवान को ही चैलेंज कर बैठा। वो ये भूल गया था कि प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर द डिवाइन फॉल। जंग खत्म हुई और ओडिसियस अपनी शिप को लेकर घर वापस जाने लगा, इथेका, जहां उसकी वफादार वाइफ पेनेलोपी और उसका छोटा बेटा टेलेमैकस 10 साल से उसकी राह देख रहा था। ये सिर्फ 2 हफ्ते का सीधा सफर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटते वक्त ओडिसियस एक आइलैंड पर रुकता है, जहां उसको पॉलीफेमस नाम का एक भयानक एक आंख वाला जाइंट साइक्लोप कैद कर लेता है। अपने दिमाग के जोर पर ओडिसियस उस मॉन्स्टर को अंधा करके वहां से निकल तो जाता है, लेकिन जहाज पर बैठते ही उसका ईगो उस पर हावी हो जाता है। वो जहाज के किनारे खड़ा होकर उस मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए अपना असली नाम बताता है। वो कहता है कि आई एम ओडिसियस, द किंग ऑफ इथेका। ये चिल्लाना उसकी सबसे बड़ी मौत की दावत थी। वो मॉन्स्टर कोई आम जीव नहीं था, वो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। उस अंधे मॉन्स्टर ने अपने बाप को पुकारा और पोसाइडन ने समुद्र को एक जहन्नम बना दिया। और यहीं से क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म का असली प्लॉट शुरू होता है। द ओडिसी कोई आम एडवेंचरस स्टोरी नहीं है। इट इज एन एसिमेट्रिकल वॉर बिटवीन अ मॉर्टल्स विट एंड अ गॉड्स इन्फिनिट वैट। अगले 10 साल तक पोसाइडन ओडिसियस से उसकी हर चीज छीन लेता है। उसके सारे जहाज तबाह हो जाते हैं। उसके सारे साथी अपने ही लालच और बेवकूफ़ी से मारे जाते हैं। ओडिसियस को अलग अलग आइलैंड्स पर मौत का सामना करना पड़ता है। लोटस ईटर के जादू से लेकर साइरेंस के पागल कर देने वाले गानों तक और अलग अलग भयानक मॉन्स्टर्स, उसका सब कुछ छिन जाता है। वो अकेला एक आइलैंड पर कैलिप्सो नाम की एक निम्फ के साथ 7 साल तक कैद रहता है। वो हर दिन समंदर के किनारे बैठता है, रोता है और अपनी औकात देखता है। He is forced to contemplate his own insignificance in the universe. जब वो समंदर में भटक रहा है, उसके घर इथेका में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। कुछ घमंडी और लालची अमीर लोग, जिनका लीडर एंटिनोस है, उन्होंने ओडिसियस के महल पर कब्जा कर लिया है। वो उसकी दौलत उड़ा रहे हैं। उसके जवान बेटे को मारने की साजिश रची जा रही हैं और उसकी वाइफ पेनेलोपी पर शादी करने का प्रेशर डाला जा रहा है। If Odysseus fails to return, his bloodline is erased. लेकिन जब वो 20 साल बाद वहां पहुंचता है, तो वो ट्रॉय का वो घमंडी राजा नहीं रहता जो दीवारों को जला देता है, जो अपना नाम घमंड में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि I am the one. समंदर ने उसके घमंड को तोड़ दिया था। भगवान ने उसके ईगो को खत्म कर दिया था। वो महल में सीधा अपनी तलवार लेकर नहीं घुसता, बल्कि एक फटे पुराने कपड़ों में भिखारी बनकर वहां खड़ा होता है। वो सब्र करता है और चुपचाप देखता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। एंड फाइनली क्लाइमैक्स में वो आगे बढ़ता है और अपना पुराना धनुष उठाता है और एक ही झटके में अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और उन सारे बदमाशों को खत्म कर देता है। The conflict is resolved not by a loud boast but by a cold, calculated, patient justice. समुंदर से लड़ने और अपना सब कुछ वापस पाने के लिए उस प्राउड वॉरियर को एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरना पड़ता है। खुदा को हराने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राजा को पहले खुद को मिटाना पड़ा। He had to learn how to become nobody. होमर की ये कहानी इंसान के बदलाव का एक आईना है। ये दिखाता है कि जिंदगी के बड़े तूफान हमें बर्बाद करने नहीं आते, हमारे घमंड को तोड़ने आते हैं ताकि हमें अंदर से और मजबूत बना सकें। बट देयर इज अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है, क्या ओडिसियस का इतना हर्ट होना, इतना सहना वर्थ इट था या नहीं? क्या ओडिसियस की उस गलती का ये जो इतना बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, ये वर्थ इट था या नहीं? क्या ओडिसियस इतनी बड़ी सज़ा का हकदार था या नहीं? अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि इस कहानी को जानने के लिए उतने ही बेताब हैं जितना कि मैं इस कहानी को बताने के लिए बेताब हूँ।